आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये जो टॉपिक है आपका, यहीं से आपका मेन चैप्टर का जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं से आपको समझ में आएगा कि आखिर यूरोप में नेशनलिज्म किस प्रकार से फैला और किस प्रकार से वहाँ के लोगों को आज़ादी मिला, है ना, वहाँ पे कैसे डेमोक्रेसी आया, ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। क्या है सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ यूरोप बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स। अच्छा, हमने नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बारे में पढ़ रखा है ना, नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बारे में पढ़ रखा है। नेशन स्टेट का मतलब हो गया ऐसा स्टेट, ऐसा देश जहाँ पे कि पूरी तरीके से हर चीज़ एकदम सुचारू रूप से चल रहा होगा, लोगों के हित के बारे में बात हो रहा होगा, पावर एक हाथ में नहीं होगा, है ना, इक्वालिटी होगा, लिबर्टी होगा, जस्टिस होगा, फ्रेटर्निटी होगा, हर कुछ वहाँ पे होगा। यही सिस्टम हमारा कहलाता है नेशन स्टेट। ठीक ना, तो नेशन स्टेट तो हमारा बाद में यूरोप बना ना, उसके पहले कैसा सिस्टम था? उसके पहले नेशन नहीं था, यानी कि कौन सा था? मॉडर्न था, है ना, मॉडर्न स्टेट था। तो हम लोग पहले आज यहाँ पे ये जानेंगे कि जब यूरोप हमारा नेशन स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, यानी कि जब वहाँ के लोगों को उतना अधिकार नहीं मिला था, तो उस समय पे पहले किस प्रकार से यूरोप का कंडीशन था, किस प्रकार से उसका पॉलिटिकल स्टेटस था, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? मॉडर्न स्टेट के बारे में, कि आखिर किस प्रकार का माहौल था यूरोप का पहले, नेशन स्टेट बनने से पहले। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वे आर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जर्मनी हो गया, इटली हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, ये सारा का सारा जो देश है हमारा छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, छोटे छोटे किंगडम्स में। अब बहुत सारे बच्चे को ना किंगडम में, डायनेस्टी में और एम्पायर में कंफ्यूज होता है, कन्फ्यूजन होते हैं वो। डायनेस्टी, सॉरी, पहला किंगडम, उसके बाद डायनेस्टी और उसके बाद एम्पायर। समझिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका, ठीक ना, इसी प्रकार से आप इसको यूरोप के साथ कनेक्ट करके बताइए, जोड़िएगा। सबसे पहले समझिए किंगडम के बारे में। किंगडम हमारा वो कहलाता है जब किसी कंट्री के अंदर, जब किसी कंट्री के अंदर कोई खास राजा रूल कर रहा हो। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, चलिए आप इसको इंडिया से हम लोग समझते हैं, आप इसको यूरोप से भी कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिया है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं अशोका का। हालांकि अशोका ने इंडिया के अलग अलग हिस्सों में राज किया था, है ना, लेकिन उसको समझिए एक बार ध्यान से। मान लीजिए कि अशोका है, अशोका केवल और केवल बिहार में राज कर रहा है, केवल बिहार में, तो ये क्या कहलाएगा? अशोका का किंगडम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किंगडम कहलाएगा, यानी कि राज्य। किंगडम का मतलब होता है राज्य, ठीक ना, ये हमारा किंगडम कहला गया। लेकिन अशोका बिहार के अलावा यदि उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन अलग अलग जगहों पर भी यदि वो रूल करना शुरू कर दे, तो वो अब क्या कहलाएगा? नहीं, डायनेस्टी कहलाएगा, डायनेस्टी कहलाएगा। इसके साथ ही साथ अब जब अशोका इंडिया से हटकर बाकी दूसरे कंट्री पे यदि राज करने लगे, तो हमारा कहलाता है एम्पायर। तो किंगडम, डायनेस्टी और एम्पायर में डिफरेंस समझ में आ गया। किंगडम हमारा कहलाता है जब एक देश के अंदर कोई छोटे से हिस्से में कोई रूल कर रहा हो, केवल छोटे से हिस्से में, वो हमारा किंगडम कहलाएगा। और यदि वो छोटा सा हिस्सा फैलते 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 बड़ा बन जाए, उसका कंट्रोल जब वो दूर दूर तक फैल जाए, लेकिन उसी कंट्री के अंदर, तो हमारा डायनेस्टी कहलाएगा। उसके साथ ही साथ यदि उसका कंट्रोल उस कंट्री के अलावा यदि किसी और कंट्री पे बढ़ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्पायर। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश एम्पायर। क्यों कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर? क्योंकि ब्रिटिश ने अपने कंट्री से बाकी कंट्री पे भी अलग अलग जगह पर उन्होंने राज किया। समझ रहे बात को? उसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं? मुगल डायनेस्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं मुगल डायनेस्टी? क्योंकि मुसलमानों ने भारत के अलग अलग हिस्सों पे राज किया। समझ रहे बात को? कोई डाउट इसमें? लेकिन हाँ, कोई भी राजा यदि डायनेस्टी बनाता है या फिर एम्पायर बनाता है, तो उसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? किंगडम बनाना पड़ता है, यानी कि छोटे से शुरुआत होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो उस समय पे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड किन में बटा हुआ था? किंगडम में बटा हुआ था, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों पे अलग अलग प्रकार के लोग राज कर रहे होंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पे डायनेस्टी क्यों नहीं लिखा? हाँ, एक ही जगह पे था और छोटे छोटे जगहों पर अलग अलग लोग राज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे किंगडम कहा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा राज था किसका? डचीज का और कैंटोन्स का। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, है ना, ये सब हम लोग डायनेस्टी यहाँ पे पढ़े, चोला डायनेस्टी, सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में उस समय पे सबसे ज़्यादा राज किसका था? डचीज और
कैंटोन्स का, हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनमस टेरिटरीज। और जो डचीज हुआ करते थे, जो कैंटोन्स हुआ करते थे, इनके पास टेरिटरी का कमी नहीं था, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। हालांकि अलग अलग जर्मनी में, इटली में और स्विट्जरलैंड में अलग अलग हिस्सों पे इनका कंट्रोल तो था ही था, बाकी जगहों में भी छोटे मोटे जगहों पर ये रूल कर रहे थे। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इनका किंगडम धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? डायनेस्टी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा डचीज और कैंटोन्स ही मात्र ऐसे थे जो कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में पूरी तरीके से राज अपना उस समय पे कर रहे थे। उसके पास टेरिटरी यानी कि जगह का कमी नहीं था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विदिन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, यानी कि यूरोप का ईस्ट वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा, वो किसके अंडर में था? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में था। यानी कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की का मतलब होता है कि ऐसा राजा महाराजा जो कि बहुत ही खूंखार हो, समझ रहे हैं, धन संपत्ति पावरफुल हो, एकदम पूरी किसी भी प्रकार से वो कमी ना हो किसी चीज़ में, है ना। वही हो गया हमारा, बहुत ही खतरनाक। उसके अंडर में था पूरा का पूरा यूरोप, जिसमें कि डाइवर्स पीपल रहा करते थे, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। देखिए यूरोप जो है ना, छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। यूरोप कितना बड़ा कंटिनेंट है, और यूरोप में कितना छोटा छोटा हमारा देश आता है, कितना हमारा देश आता है। तो यूरोप के पूर्वी साइड में और उसके बीच वाले हिस्सों में किसका राज था? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का, बड़ा खूंखार लोगों का राज था, और उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते थे। आगे, दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो हर कोई एक दूसरे से ना कह सकते हैं कि बिल्कुल नफरत करते थे, कोई भी एक दूसरे को अपना कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि आओ भाई सब मिलजुल के रहते हैं, हम लोगों का एक कॉमन आइडेंटिटी बन जाएगा, पहचान बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं करना चाहता था। वहाँ के लोग भी और राजा लोग भी, सब भी लोग आपस में एकदम नफरत के लिए एकदम मतलब कह सकते हैं ना कि बेहाल थे। समझ रहे बात को? तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि कोई भी इंसान किसी के साथ समझौता करने के लिए रेडी नहीं था। हर कोई अपने आप में एकदम शेर था, हम नहीं आएंगे आपके साथ, हम अपने कल्चर को आपसे क्यों शेयर करें, इस प्रकार से। ठीक है, तो कोई भी अपना जो है ना किसी के साथ आने के लिए नहीं जा रहा था। और जब कोई किसी के साथ नहीं आएगा तो क्या किसी का कल्चर शेयर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसका जो परंपरा है, जो कल्चर है, उसका जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसका अपना खुद का रहेगा। कोई भी एक साथ आने के लिए रेडी नहीं था। The people spoke different languages and belong to different ethnic groups। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब चूंकि आपको ये मालूम चल गया है यहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, कोई भी अपना आइडेंटिटी शेयर नहीं करना चाह रहा है। जब इतना कुछ हो रहा है तो क्या लैंग्वेज भी तो सबका अलग अलग होगा? क्योंकि यूरोप हमारा क्या है? एक कंटिनेंट है, अलग अलग कंट्री से मिलके बना है। फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलेंगे, जर्मन के लोग जर्मन बोलेंगे, जर्मनी के लोग जर्मन बोलेंगे, डच के लोग डचिश लैंग्वेज बोलेंगे, इस प्रकार का। तो चूंकि अलग अलग प्रकार के वहाँ पे लोग हैं तो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलेंगे वो लोग, है ना। इसके साथ ही साथ दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और वो लोग अलग अलग प्रकार के ग्रुप से बिलोंग करते थे। एथनिक ग्रुप का मतलब हो गया कि उनका कल्चर अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, रहन सहन अलग, हर चीज़ में वो लोग अलग। तो कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था, हर कोई दूसरे से नफरत करता था। जैसे कि हमारे इंडिया में मुस्लिम और हिंदू में होता रहता है ना। हालांकि आज तो बहुत कम है क्योंकि हमारे पास संविधान है। पहले तो ये कॉमन था अंग्रेजों के समय में, क्योंकि अंग्रेज हम दोनों को लड़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन आज तो बहुत हद तक सही है हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अंग्रेज कोई कसर हम लोगों को छोड़ता नहीं था लड़ाने के लिए। आगे, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए किस प्रकार से यहाँ पे इथनिक ग्रुप था, कैसे कैसे लोग यहाँ पे फैला हुआ था। हंगरी में जो आधा पॉपुलेशन था वो मैगियार बोलता था, वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। हंगरी में आधा लोग मैगियार लैंग्वेज बोला करता था, और आधा से ज़्यादा लोग, जो आधा बच गए, वो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोलते थे। सोचो, मतलब एक ही देश है और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। हालांकि ये तो इंडिया है, वो इंडिया थोड़ी ना है, वहाँ पे तो अलग सिस्टम है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी बाद में ये सब चीज़ आया। लेकिन आने के लिए पहले हम लोग बात किसका कर रहे हैं अभी? आने के पहले वाले दौर का, यानी कि मॉडर्न स्टेट का भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारा समस्या था। उसके बाद इन गैलिसिया दी एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिस। गैलिसिया में जो एरिस्टोक्रेसी हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के जो लोग थोड़ा सा
समृद्ध लोग हुआ करते थे, है ना, पढ़े लिखे लोग, वो सारा कुछ वो सभी लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। देखो मतलब कि उस कंट्री में रहने वाले लोग वहाँ के लैंग्वेज तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग और भी अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोला करते थे। ऐसा नहीं है कि केवल उस कंट्री में आप हैं तो वही लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे बात को? चल आगे बढ़ते हैं। फिर एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? ऐसे लोग जो कि थोड़ा सा समृद्ध हो, धन संपत्ति में, पावर वावर में, सब में आगे हो, किसी प्रकार से कम ना हो। उसके बाद सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब जरा सोचो, हर देश अलग है ना, हर कंट्री वहाँ पे यूरोप का अलग है, हर कोई अलग अलग है, हर किसी का रहने सहने का तरीका अलग है, खान पान का अलग तरीका है, तो क्या वो कभी भी एक साथ एकजुट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और इसके साथ ही साथ लोग दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। समझ रहे बात को? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि नेशन स्टेट बनने से पहले यूरोप का हालत बहुत ही बद से बदतर था, लेकिन आज क्या है? यूरोप एक नेशन स्टेट है ना, लेकिन पहले क्या था? मॉडर्न था। तो मॉडर्न में ये सारा समस्या था, आपको मालूम चल गया। चलिए उसके बाद फिर हमारा आता है आपका पॉइंट नंबर 2.O, जो कि आपके बुक से ये दी एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट रहा? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप अपने सामने बुक रखे हुए हैं और इसका नोट्स भी आप लगातार बना रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है ना? चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।